कहानी की शुरुआत में हमें एक एमा नाम की बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो जंगल के बीचों बीच अपने पति के द्वारा बनाए गए घर में रहती है। एमा की जिंदगी उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया था। उन बीते लम्हों को याद करके आज उसका मन भी बेहद भावुक है क्योंकि आज उसे गुजरे हुए पूरे 1 साल बीत चुके हैं और अभी तक उसने उसकी आशीष को संभाल कर रखा है। लेकिन आज उसने फैसला कर लिया है कि उसे उसकी पसंदीदा जगह पर बहा देगी। वह असल में एक लेक के पास जा रही है जहाँ दशकों पहले उनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि मौसम खराब होने के कारण वह अभी जम चुकी है, लेकिन फिर भी एमा निकल पड़ती है खुद की सेमी ट्रक को लेकर ताकि आज अपने पति की आखिरी यादों को खुद से दूर कर सके। ट्रक चलाने से पहले उसने अपनी और उसकी तस्वीर को खुद के सामने रख लिया। फिर वह निकल पड़ी। बीच बीच में न्यूज और रेडियो को लगातार सुनते जा रही थी। मौसम आने वाले दिनों में खराब होने वाला है और इसलिए अगर किसी को कोई काम न हो तो वह बिना वजह घर से बाहर ना निकले, वरना उनके लिए मुसीबत हो सकती है। ठंड का प्रभाव आगे चलने पर एमा की कार पर भी पड़ने लगा, जो कि हमें उसकी विंडशील्ड पर पड़ रही बर्फ से पता चल रहा था। धीरे धीरे करके वह आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब उसे परेशानी होने लगी है। सड़क को देखने के लिए वह ट्रक को एक जगह पर रोकती है। वह आसपास नजर मारने लगती है और कहती है अब कहाँ जाना है। तब वह साथ लाए मैप को खोलती है, लेकिन उसमें चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। वह खुद बाहर आई और देखने लगी कि किस मोड़ से उसे जाना चाहिए। बर्फ की चादर ने चारों तरफ पूरा कब्जा किया हुआ है, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतने में एक आवाज ने अपनी और उसका ध्यान खींचा। एमा उसके पीछे पीछे चलती चली गई, जहाँ जाकर उसे एक पुराना लकड़ी का कॉटेज दिखा। बाहर एक बूढ़ा शख्स कुछ लकड़ियों को काट रहा था। ट्रक से वह जैसे ही बाहर उतरी, पहली नजर उसके जमीन पर गिरे खून पर गई, जिसे देखकर उसे कुछ अजीब सा लगा। एक बार तो उसका मन भी किया कि अपने कदमों को पीछे ले, लेकिन अब रास्ता पूछना ही था तो बात तो करनी ही पड़ेगी। उस बूढ़े शख्स ने एमा को जब अचानक से देखा तो वह खुद भी डर गया, जिसके लिए एमा ने उससे माफी मांगी। फिर वह उससे झील तक जाने का रास्ता पूछती है। वो बताता है कि इस पहाड़ के वह पीछे है। एमा से रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया कि वो ठीक है। उस शख्स ने धीमी आवाज से कहा कि हाँ, पर एमा की नजरें उसी खून पर थी, जो देखकर उस शख्स ने जवाब दिया यह बस खून हिरन का है। एमा वहाँ से वापस आ गई और ट्रक लेकर पहुँच गई उसी झील के पास, जहाँ उसे अपने पति की आखिरी निशानी को खुद से दूर करना था। पर यह पल उसके लिए बहुत ही भावुक होता है कि इस दौर में वह अपने पति के साथ यहाँ पर फिशिंग किया करती थी। उन्हें चमकते हुए पलों को याद करते हुए उसने अपने बैग से उस राख को बाहर निकाला। तभी अचानक से उसे कहीं से गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जो सुनकर वह फौरन भागते हुए गई और अपनी ट्रक के पीछे छुप गई। इस दौरान उसकी नजर एक जंगल में, जहाँ एक लड़की बेबसी हालत में भाग रही थी, मानो कोई उसका पीछा कर रहा है। एमा को काफी अजीब लगा। अचानक उसी पल उसके पीछे वही बूढ़ा शख्स आ गया, जो उसे बंदूक दिखाते हुए कहता है अगर अब इससे आगे तुम भागी तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वो लड़की डर के मारे उसके साथ वहीं घर चली गई। आपकी तरह एमा के मन में भी कई सवाल पनपने लगे हैं, जैसे कि वह कौन है, यह आखिर क्या चाहता है, आखिर क्यों वो उसे इतना तड़पा रहा है, इसका मकसद क्या है। इतने सारे सवालों के घेरे में उलझी हुई ये एमा परेशान हो जाती है। उसे ख्याल में आया कि क्यों ना वह पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दे, पर इस बर्फीली जगह पर सिग्नल आना भी तो नामुमकिन था। इसलिए उसने अपना सामान वगैरह लपेटा और यहाँ से निकलने की सोची। परंतु जब वह झील के बाहर आ रही थी, तभी उसकी ट्रक एक गड्ढे जैसी चीज में अटक जाती है। हजारों कोशिश के बाद भी कोई हल नहीं निकला। वह उसे वहीं छोड़कर पैदल आगे बढ़ने लगती है। बीच में उसे वही बूढ़ा शख्स का कॉटेज दिखा। उसके मन में ख्याल आया क्यों ना वह वहाँ जाकर चेक करे कि असल में क्या चल रहा है। तभी उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर गई, जो कार लेकर कहीं जा रहा था और यही सही मौका था पता लगाने का। इसलिए वह धीरे से गेट के पास गई, लेकिन वह लॉक था। तभी उसकी नजर बेसमेंट में बनी एक खिड़की पर गई, जिसमें झांकने पर उसे दिखा कि अंदर वही लड़की बंद है, जिसे उसने अभी थोड़ी देर पहले झील पर देखा था। एमा ने उससे बात करने की कोशिश की, पर मुंह पर टेप होने की वजह से वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की का क्या कसूर है, क्यों इसे यहाँ पर बंद किया गया है। न ही अंदर बंद लड़की को पता था कि इस अजीब सी सुनसान जगह पर यह बूढ़ी औरत कैसे पहुँच गई। उसकी मदद करने के लिए दोनों ही अपनी कसमस में डूबे हुए थे। तभी वहाँ पर दो गाड़ियाँ आकर रुकी। एक में बूढ़ा शख्स की पत्नी भी थी, जिसकी हाथों में बंदूक था। शायद कुछ गड़बड़ होने वाली थी, इसलिए एमा ने ग्लास पर लिखा कि वह वापस जरूर आएगी। अभी फिलहाल उसे जाना पड़ेगा। अंदर उन दोनों पति पत्नियों की बातों से हमें पता चलता है कि इसमें उन दोनों का बराबरी का हाथ है। आज वह अपने शिकार को खत्म करने वाले हैं, यानी कि उस लड़की को। इतने में उस शख्स की पत्नी के नाक से खून आना शुरू हो जाता है। इसी के दरमियान उसकी नजर एक गिलास पर पड़ी, जो देखकर वह समझ गई कि यहाँ कोई और भी आया था और हो सकता है कि उसे सब कुछ पता चल गया हो। इतने में वह एमा को लिखा हुआ वह संदेश भी दिख जाता है, जिसे अब पूरी तरह से पूर्ति हो गई है कि यहाँ जरूर कोई ना कोई तो आया था। उसने अपने पति से पूछा कि यह दस्ताना किसका है। वह भी हैरानी से देखते हुए कहता है मुझे क्या मालूम, लेकिन यह तुम्हें
कहाँ से मिला। उसने बताया कि यह बाहर पड़ा हुआ था। जो सुनने पर भी वह परेशान हो गया। उसे याद आया कि एक लेडी आई हुई थी उसे झील का रास्ता पूछने के लिए। हो सकता है कि यह उसी का हो। यह सुनने पर उसकी पत्नी आना गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि अगर उसने जाकर किसी को बता दिया यहाँ पर क्या हो रहा है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उन्हें जिंदगी भर की जेल हो सकती है। इसलिए वह बंदूक लेकर बाहर निकल गई और जबरदस्ती रेनाल्ड को भी अपने साथ लेकर चली गई। इधर एमा ने बड़ी ही चालाकी से अपने पति द्वारा बनाए गए एक शॉट को तैयार किया, जो उसे किसी भी समय इस्तेमाल करने के लिए बनाया था। लेकिन आज एमा ने उसे एक चारे की तरह इस्तेमाल करने का सोचा। दोनों ने उसे देखा पर आगे सिर्फ रेनाल्ड गया। लेकिन तभी उसका पैर वहाँ पर बर्फ में पड़ा, जिससे एमा ने जानबूझकर नरम कर दिया था ताकि जैसे वह उस पर अपने कदम रखे वह टूट जाए। और हुआ भी ऐसा ही। वह चिल्लाते हुए ठंडे पानी में गिर गया। एना फौरन आगे आई और उसे निकालने में लग गई। इधर इस चीज का फायदा उठाकर एमा इनके घर में घुस जाती है और बेसमेंट में जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, जो उसे मिल भी गया। लेकिन उसमें ताला लगा था, तो अभी वक्त न जाया करते हुए उसने ताला तोड़ने का फैसला किया, जो ही कुछ समय में टूट भी जाता है। नीचे गई तो वहाँ बेसमेंट की हालत को देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वहीं पर लड़की भी थी और उसके हाथ पैर उन लोगों ने जंजीरों से बांध रखे थे, जिसे अभी इतनी जल्दी तो खोलना नामुमकिन था। इसलिए उसने कहा कि वह ना घबराए, जल्दी ही वह फिर से वापस आएगी। इस बार वह खाली हाथ नहीं आएगी, बल्कि उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया। बेसिन में लगे नल को खोल दिया, जिससे वह पूरे घर में धीरे धीरे करके पानी भरने लगा। इस ठंड में गर्म करने के लिए इनके पास लकड़ियां थी, उन्हें भी उसने भिगा दिया। बाहर आ गई, लेकिन न जाने कैसे एमा ने उसे देख लिया और वो उस पर शूट करने लगी। एक गोली जो किस्मत से सिर्फ उसके हाथ में लगी थी, इसलिए वह जैसे तैसे खुद को बचाते हुए वहां से भागकर अपनी ट्रक के पास आ गई। लेकिन इस तरफ यह पति पत्नी अपने घर में घुसे तो इन्होंने घर की हालत को देखा तो इनके तो होश ही उड़ गए। पूरा घर पानी से भर चुका था। रिवोल्ट, जो कि अभी भी ठंडे पानी में गिर गया, उसे तुरंत ही गर्म आग की जरूरत थी, वरना वह ठंड से मर जाएगा। पर आग तो जल नहीं सकती थी, क्योंकि लकड़ियां इन्होंने रखी थी वह पूरी तरह से भीग चुकी थी। तो अब इनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो यह बाहर सूखी लकड़ियों को ढूंढकर लानी पड़ेगी, या फिर इन्हें इंतजार करना होगा। परंतु रिवोल्ट के पास ज्यादा समय नहीं था। एमा जाकर अपनी ट्रक के पास खुद का इलाज करना शुरू कर देती है। लेकिन उसकी नजर तभी अपने हाथों पर पड़ी। उसकी शादी के दिन कहीं गुम हो चुकी है और इस अनन फनन में वह भाग गड्ढे के पास वहां पर गई। उसे वह नहीं मिली, जिससे वह मायूस होकर अपने उस सुनहरे पल को याद करने लगी, जब उसे पति ने पहली बार उसे वह रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज किया था। उस दिन को वह कभी नहीं भूल पाएगी। तभी उसने देखा कि वहाँ भूला शख्स अपनी बंदूक वहीं छोड़ गया है। उसे उठाकर वह प्राण लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उस लड़की को बचा कर रहेगी, फिर चाहे खुद की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। दूसरी तरफ एना अपनी पति को लेकर कार में आ गई ताकि हीटर उसे गर्म कर सके, पर रिवोल्ट का कहना था कि वह और नहीं चल सकता। उसके शरीर में अब सारी चीजें ठंडी पड़ चुकी है। लेकिन एना का कहना था कि उन्हें सुबह तक कुछ साफ करना पड़ेगा, अगर वरना कोई आ गया तो वह मुसीबत में पड़ सकते हैं। अब घर के अंदर जाकर उसे अपने पति से कहा कि तुम बाकी सामानों को लेकर फौरन झील तक पहुँचो, तब तक मैं इस लड़की को लेकर निकलती हूँ। रिवोल्ट की अभी हालत ठीक नहीं थी, वह इतनी दूर पैदल चल सके, पर उसकी बीवी ने उसे जबरदस्ती की, इसलिए उसे यह करना ही पड़ा। और कुछ ही देर में यह दोनों उस बंधक लकड़ी को लेकर बाहर आ गए, कार में बैठा दिया। तभी रिवोल्ट को अचानक याद आया कि अरे मेरी बंदूक तो यहाँ है ही नहीं। जब यह चीज एना को पता चली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि जल्दी से झील पर पहुंचो। इस चीज से हमें यह साफ पता चलता है कि हमेशा से ही एना का ही जोर रहा है रिवोल्ट की जिंदगी में, और हो सकता है कि जो कुछ भी हो रहा है या फिर होने वाला है उससे ज्यादा एना का ही फायदा हो। बेचारा रिवोल्ट भारी भरकम स्लेट खींचते हुए झील के करीब पहुंचता है और चीजों को लगाना शुरू करता है। इस चीज को दूर से आना देख रही होती है, इसलिए उसे लगता है कि अब सही मौका है घर में जाकर उस लड़की को बचाने का। उसे यह नहीं पता कि लड़की तो घर में ही है ही नहीं। खैर अब वह सीधा उस कॉटेज पर पहुंची। वहाँ उसे वह लड़की नहीं मिली, पर उसे खुद का इलाज करने का सोचा, क्योंकि वहाँ उसे कुछ औजार मिल गए थे। इनकी मदद से उसने अपने हाथों में लगी गोली को बाहर निकाला और फिर बाहर आकर रिवोल्ट की कार में लगे रेडियो से मदद मांगने की कोशिश में लग गई। शायद उसका कनेक्शन किसी से हो गया था, पर तभी रिवोल्ट ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया। लेकिन उसकी मदद से इतनी बेकार हालत थी कि ज्यादा देर तक वह उससे लड़ नहीं पाया, और ऊपर से एमा ने उसका पैर भी जख्मी कर दिया था। वह उसके सामने अपनी जान की भीख मांगना शुरू करता है, सब कुछ सच सच बता देता है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दरअसल उसकी बीवी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इस लड़की को हमने बंदी बनाया है। उसने पहले भी कई बार खुदकुशी करने का सोचा, और मेरी बीवी को लगता है कि अगर उसे मारकर खत्म कर देगी तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, इसलिए वह उसे झील के पास लेकर आ गई थी। मैं तो खुद थोड़ी देर में मर जाऊंगा, प्लीज मुझे हॉस्पिटल जाने दो। एमा को उसकी हालत पर तरस आने लगता है। वह कहती
कहती है कि ठीक है तुम जाओ, वहाँ जाकर तुम पुलिस को यहाँ भेजोगे तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। वह मान गया और जाते जाते उसकी वेडिंग रिंग भी दे देता है जो उसे कॉटेज में मिली थी। उसे पाकर एमा बहुत खुश होती है, पर जब रिवोल्ट जा रहा होता है तो अचानक से उसके सामने में बीवी आ जाती है जो उसे देखकर खूब चिल्लाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें मैंने उस जगह पर जाने को कहा था। तब रिवोल्ट उसे बताता है कि वह जख्मी हो चुका है और इसलिए वह डॉक्टर के पास जा रहा है। पर एना तो उसकी एक सुनने को राजी नहीं थी। उसका तो यह कहना था कि वह उससे छुटकारा पाने के लिए उसे छोड़कर जा रहा है। बस रिवोल्ट उसे समझाता है जो कुछ भी वह कर रहा है वह सब गलत है, यह सब वह यही खत्म करना होगा। यह सुनने के बाद एमा गुस्सा हो जाती है। उसने अपने पति पर ही बंदूक तान दिया और इसके बाद दरमियान उसके नाक से फिर से खून गिरने लगता है, पर उसे कोई परवाह नहीं। इधर एमा वापस ट्रक के पास आ गई और उसे धक्का देकर वापस झील से धकेल दिया और फिर उसमें आग लगा दी ताकि उस धुएं से कोई उसे देखकर कोई आसपास रेंजर हो तो वह देख ले। और हुआ भी ऐसा ही। दोस्तों जब वह बाहर आई तो दो पुलिस वालों ने उसे देख लिया। पहले तो उन्हें लगा कि शायद वह कोई कातिल है, पर बाद में जब एमा सब कुछ बताने लगती है तो वह फौरन उसके पास कॉटेज में गए। बाहर खड़ी एना की कार उसे वहीं दिख गई तो यह दोनों पुलिस वाले उतरकर उनके करीब जाने लगते हैं। उसने दोनों को शूट करके खत्म कर दिया और फिर एमा भी गोलियां चलाने लगी, पर वह तो सही समय पर ट्रक के पीछे आ गई। इस बीच उसने देखा कि उसने अपने पति को ही मार डाला है, यानी कि रिवोल्ट अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी पत्नी तो शायद किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली है। सही मौका देखकर एमा ने उसके पैरों पर शूट कर दिया, जिससे अब वह घायल हो चुकी है। इसलिए उसके पास अब समय नहीं है वह कुछ कर सके, उस लड़की को बचा सके। लेकिन तभी वह दोबारा खड़ी हो गई और गोलियां चलाने लगी, जिससे बचने के लिए एमा एक पल्ले के नीचे छुप जाती है। तो एना ने उस पल्ली को ही गिरा दिया और शूट करके, जिसे अब वह बेहोश हो जाती है। उसी बेहोशी में उसने उस दिन को याद किया जब वह अपने पति के लिए नाश्ता बना रही थी। उस दौरान उसने अपनी आखिरी सांस ली। दरअसल उसके पति को भी कैंसर था, जिसके कारण वह पहले से ही गुजर गया था। जब एमा को होश आया तो वह बेसमेंट में बंधी उस लड़की के पास। होश आने पर उसने सबसे पहले तो उसे आजाद किया और फिर उसका नाम पूछा जो था मियादेन। वह बेसमेंट के पीछे वाले गेट से बाहर निकलने की कोशिश में लग गई, परंतु बाहर एना खड़ी थी जो उसे वापस अंदर भेज रही है। दोनों ही परेशान थे कि अब उनके साथ क्या होगा, क्योंकि अगर इस औरत को उन्हें बस मनाना ही होता तो वह कब का मार चुकी होती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके इरादे कुछ और ही हैं। अगले दिन हमने देखा एना इन दोनों को लेकर उस झील के पास गई जहाँ उसने एक टेंट लगाया हुआ था, जिसके अंदर जाने पर इन्होंने देखा वहाँ पर लीवर ट्रांसफर करने का उपकरण है, जो देखकर दोनों ही समझ गए कि क्या होने वाला है। इसलिए एमा ने कहा कि तुम मेरा लीवर ले सकती हो, और उसका कहना था कि उसका शरीर अब बेजान हो चुका है, उसे एक जवान लीवर चाहिए क्योंकि उसे अमर होना था। उसने जबरदस्ती एमा से कहा कि मिया को लेटाओ और हाथ पैर बांधो। उसने ऐसा ही किया, लेकिन जानबूझकर थोड़ा हल्का बांधा। अब एना तेजी से अपना काम शुरू कर देती है, परंतु एमा उसे ऐसा होने नहीं देगी। इसलिए उस पर हमला बोल दिया और घसीटकर बाहर ले आई। उसने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन उसमें तो गोलियां ही नहीं थी। तब गुस्से में और पागलपन का शिकार हुई एना उसे घसीटते हुए उस गड्ढे के पास ले जाने लगी जो उसी ने बनाया था। लेकिन तभी मिया ने खुद को आजाद कर लिया और वहाँ से बाहर आ गई, परंतु एमा को पता था कि अभी साल में नहीं है कि वह चल सके। उसने चालाकी से खुद की हथकड़ियों से आना को भी बांध दिया और उसे लेकर गड्ढे में कूद गई। तेजी से वह गहराई में जाने लगी और अपने साथ उसे भी ले जाने लगी। अपनी आखिरी सांसों में उसने वह किया जो वह करने के लिए वहाँ आई थी। अपने पति की राह उसने उसी झील में समा दिया और खुद भी उसमें डूब गई, लेकिन उस लड़की को बचा लिया जिसने उसे खुद से वादा किया था। खामोशी से उसने खुद को कुर्बान कर दिया। शायद इसी को डेस्टिनी कहते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो सफर उसकी पसंदीदा होगी वहीं वह अपनी आखिरी सांस लेगी। पर ऊपर खड़ी मिया को बर्फ में छिपी एमा और उसके पति की तस्वीर मिलती है, जिसे जिंदगी भर एमा ने अपने सीने में लगा कर रखा। लेकिन अब मिया उसे अपने साथ ले जा सकती है, क्योंकि उसके लिए एमा एक फरिश्ता थी, उसे बचाने के लिए आई थी। वरना जिस जगह पर वह कैद थी वहाँ कोई इंसान भी नहीं पहुँच सकता था। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी हुई होगी।